अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स के अंदर हमने एक्सक्रीशन को पढ़ना है कि जो एनिमल्स हैं वो अपना वेस्ट मटेरियल किस तरह अपनी बॉडी से निकालेंगे। तो ये हम एवोल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। वो जो पुराने पहले ऑर्गेनिज्म थे वो किस तरह एक्सक्रीशन करते थे, फिर एवोल्यूशन के बाद चेंजेस आई, वो थोड़े डेवलप हो गए, फिर चेंजेस आई, फिर थोड़े डेवलप हो गए, फिर चेंजेस आई, फिर थोड़े डेवलप हो गई। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इन चेंजेस को पढ़ेंगे और उन ऑर्गेनिज्म को किस तरह वो एक्सक्रीशन करते थे। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है मोस्टली कि राइट अ नोट ऑन एक्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया और उसके अलावा काकरोच एंड अर्थवर्म। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इम्पोर्टेंट भी है। और मोस्टली बच्चे आप गलती क्या करते हो कि इन तीनों के अंदर जो इनके एक्सक्रीटरी यूनिट हैं वो समटाइम आप इंटरमिक्स कर देते हो आपस में। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैंने इन तीनों को आपके सामने हैंग किया है। आपने इसको बहुत ही अच्छे से, गौर से, एहतियात से समझ के देखना है। और ये डायग्रामेटिकली इम्पोर्टेंट है, डायग्राम्स का काम है, डायग्रामेटिकली आपने समझ लेना है, बहुत ही आसान है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एक्सक्रीशन इन हाइड्रा। यहाँ नहीं लिखा हुआ हाइड्रा, बुक के ऊपर लिखा हुआ है, उसमें है भी कुछ नहीं। हाइड्रा के बारे में कह रहा है कि हाइड्रा एक निडेरियन है, ठीक है, और उसमें जो है कोई स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी जो है स्ट्रक्चर नहीं है, और जो अपना वो जो वेस्ट मटेरियल है उसको सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू अपने वो जो है आइसोऑस्मोटिक एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज कर लेता है। तो अगला हमारा है एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया, जो हमारा मेन टॉपिक है आज का। अच्छा जी, प्लेनेरिया की अगर हम बात करें तो प्लेनेरिया की जो है जो तस्वीर है जिस तरह का नज़र आता है आपके सामने बनी हुई है। अच्छा, जब ये एक्सक्रीशन करेगा तो आपने इसके बारे में पढ़ा है, कोई फ्लेम सेल, इस तरह का सेल पढ़ा है जो इसकी बॉडी में पाया जाता है, जो कि इसको एक्सक्रीशन में रोल प्ले करता है। अच्छा जी, वो तो हो गया फ्लेम सेल। अगर हम बात करें सबसे पहले इसके अंदर एक ट्यूबुलर सिस्टम होता है, ट्यूबुलर सिस्टम, और ये ट्यूबुलर सिस्टम कहलाता है प्रोटोनेफ्रीडियम। क्या कहलाता है? प्रोटोनेफ्रीडियम। एक हो तो प्रोटोनेफ्रीडियम कहेंगे, बहुत सारे हो तो प्रोटोनेफ्रीडिया कहेंगे हम। लेकिन जी ये इसका जो ट्यूबुलर सिस्टम है कह रहा है कि आर एक्सटेंडेड इन थ्रू आउट द बॉडी ऑफ प्लेनेरिया। ये आप देख सकते हैं कि ये प्लेनेरिया की बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी एक्सटेंड हुआ है, फैला है, ठीक है, ट्यूब्यूलर है, इसलिए इसको ट्यूबुलर सिस्टम कहा गया है। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको समझाने के लिए यूं यहाँ से एक मैंने ये उठाया स्ट्रक्चर, ये दो फ्लेम सेल मैंने आपके सामने रखे हैं इधर, और हर एक जो फ्लेम सेल है उसके साथ जो है उसका एक एक्सक्रीटरी पोर होता है। लेकिन जी फिर इस एक को उठाते हैं ताकि हम इसको पढ़ सकें, इसको स्टडी कर सकें। लेकिन जी इस एक को मैंने फिर आपको जूम करके दिखाने की कोशिश की, तो इसके अंदर मुझे जो चीज़ें नज़र आईं, सबसे पहले जो है ये फ्लेम सेल, यूं ये एक फ्लेम सेल है। अच्छा, इसको फ्लेम सेल क्यों कहते हैं? उसने कहा कि इसके अंदर होते हैं सीलिया, ट्वफ्ट ऑफ सीलिया। ट्वफ्ट कहते हैं कि जो एक गुच्छे की तरह हो, इसमें ये सीलिया, ट्वफ्ट ऑफ सीलिया। अच्छा, इसके पास इसका अपना न्यूक्लियस भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, एक प्रॉपर सेल है दूसरे सेल्स की तरह। तो ये जो सीलिया हैं ये क्या करेंगे, ये बीट करेंगे। इनकी बीटिंग की खसूसियात की वजह से इसको नाम दिया जाता है, यानी फ्लेम सेल का, जैसे जिसे हम कहते हैं कि फ्लिकरिंग ऑफ फ्लेम सेल्स। आग का एक जो यानी शोला जिसे कहते हैं वो टमटमा रहा होता है, जैसे आपने कैंडल्स देखी हो या आग का कोई फ्लेम यानी देखा हो तो वो यूं टमटमा रहा होता है, हिल रहा होता है। तो इसी करैक्टरिस्टिक्स की बना पे हम इसको फ्लेम सेल कहते हैं, फ्लिकरिंग ऑफ फ्लेम सेल्स। अच्छा जी, यहाँ मैकेनिज्म क्या है तो गौर से देखिएगा। ये इधर जो है सारा ये इधर ये वेस्ट मटेरियल पड़ा है बॉडी के अंदर। अब ये जो फ्लेम सेल है इसका ये एक सिरा जो है ये इंटरनल एनवायरनमेंट को फेस कर रहा होता है। फ्लेम सेल का जो एक सिरा है वो इंटरनल एनवायरनमेंट को फेस कर रहा है। जैसे इसको मैं यूं उठा के यहाँ पे रख दूं, जैसे ये देखें, ठीक है, और ये वेस्ट मटेरियल वाली साइड को फेस कर रहा है। अब होगा क्या कि यहाँ से ये जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल ये सीलिया की बीटिंग मूवमेंट की वजह से इसमें चला जाएगा।
ये लेंगे यहाँ से वेस्ट मटेरियल चला गया इसके अंदर, तो ये वेस्ट मटेरियल अब चला गया फ्लेम सेल में। फ्लेम सेल के अंदर जो सीलिया है कंटिन्यूली जो है प्रोपेल करते हैं, प्रोपेल की वजह से अब ये देखिए उसने लिखा है मूवमेंट ऑफ इंटरस्टिशियल फिलर, ठीक है, ये जो है ये अंदर जा रहा है, ये चला गया एक्सक्रीटरी डक्ट के अंदर। अब ये हमारे पास एक एक्सक्रीटरी डक्ट है, ये लें जी एक्सक्रीटरी डक्ट से ये होता हुआ फिर जाएगा नेफ्रीडियोपोर के साथ। नेफ्रीडियोपोर हमारे पास एक ऐसा एक्सक्रीटरी पोर है जिसके थ्रू जो वेस्ट मटेरियल है जो फ्लेम सेल में आता है उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। जस्ट सेम लाइक ये देखिए, अगर इसको उठा के मैं यहाँ रखूँ तो ये हो गया हमारे पास फ्लेम सेल, इसके अंदर सीलिया है, सीलिया की मूवमेंट की वजह से यहाँ से जितना वेस्ट मटेरियल है फ्लेम सेल में जाएगा, फ्लेम सेल से आगे ये कलेक्टिंग जो ट्यूब्यूल है हमारे पास ये एक्सक्रीटरी डक्ट इसमें आ गया। अब इसमें से होता हुआ ये नेफ्रीडियोपोर के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो ये सिंपल मैकेनिज्म है, इसमें कोई चीज़ नहीं है। इसको मैं वन लाइन के अंदर ड्रा करूँगा, आपने गौर से देखना है कि मैकेनिज्म क्या है इसका। ले जी सबसे पहले बात करते हैं इधर वेस्ट मटेरियल जो इसकी बॉडी में पड़ा हुआ है। इनसाइड द बॉडी, ठीक है। अच्छा जी, ये कहाँ जाएगा? अब यहां से ये जाएगा फ्लेम सेल के अंदर। अच्छा जी, फ्लेम सेल के अंदर क्या होंगे? सीलिया। हम यहां लिख देते हैं ड्यू टू मूवमेंट ऑफ सीलिया, ठीक है। सीलिया की मूवमेंट की वजह से ये जो वेस्ट मटेरियल है, हम यहाँ से चले हैं, इसको नंबरिंग कर लेते हैं 1 2, ठीक है। लें जी, फ्लेम सेल के अंदर आ गया, ये अंदर से फ्लेम सेल के अंदर आ गया। अब यहाँ से आगे क्या होगा? आगे जाएगा हमारे पास एक्सक्रीटरी डक्ट के अंदर। कहाँ चला गया? एक्सक्रीटरी डक्ट के अंदर। ये देखें, ये हमारे पास जो है, लेट्स सपोज इसका ये इंटरनल एनवायरनमेंट, यहाँ से ये गया फ्लेम सेल के अंदर। फ्लेम सेल आगे किस में मिल रहा है? एक्सक्रीटरी डक्ट के अंदर। तो ये एक्सक्रीटरी डक्ट में से होता हुआ किस में चला गया? नेफ्रीडियोपोर के अंदर। नेफ्रीडियोपोर। और नेफ्रीडियोपोर से कहाँ जाएगा? एक्सक्रीट आउटसाइड द बॉडी। बॉडी से बाहर इसको एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। तो ये एक सिंपल सा मैकेनिज्म है कि वेस्ट मटेरियल ये जो बॉडी में पड़ा है फ्लेम सेल में जाएगा। ये रहा फ्लेम सेल, ये देखें, ये फ्लेम सेल में आ गया। सीलिया की मूवमेंट की वजह से फ्लेम सेल से चला गया इस एक्सक्रीटरी डक्ट के अंदर। एक्सक्रीटरी डक्ट से ये इस नेफ्रीडियोपोर से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। तो वेस्ट मटेरियल यहाँ से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। तो ये सिंपल मैकेनिज्म है हमारे पास प्लेनेरिया के अंदर। तो अगर आगे हम बात करें तो जो आगे हमारे पास वो है एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म। अर्थवर्म जो है ये हमारे पास जो है लाइक जिसे हम कहते हैं कि इसके पास जो एक्सक्रीटरी यूनिट है वो मेटानेफ्रीडिया है। सिंगल हो तो मेटानेफ्रीडियम कहेंगे और बहुत सारे हो तो हम मेटानेफ्रीडिया कहेंगे। ये भी बहुत आसान है। ये लें जी, देखें, ये आपके सामने एक अर्थवर्म है, सेगमेंटेड है इसकी बॉडी, आप देख रहे हैं। तो होगा क्या कि मैंने यूं 2-3 सेगमेंट उठाए, ये आपके सामने रख दिए। अब इसके अंदर मैकेनिज्म क्या है कि सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं सिलोमिक फ्लूइड।
ये जो है सीलोमिक फ्लूइड है। आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ हर एक सेगमेंट के अंदर 2 मेटानेफ्रीडिया हैं। ये बात याद रखनी है, आपकी बुक के ऊपर भी लिखी हुई है कि हर सेगमेंट के अंदर पेयर है एक हमारे पास, जिसे कहते हैं कि इसका मेटानेफ्रीडियम का एवरी सेगमेंट ऑफ अर्थम कंटेन अ पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडियम। किस तरह पेयर है देखें, एक तो ये हो गया हमारे पास यहाँ से लेके ये, और दूसरा पिछले हमारे पास सेगमेंट में जो मेटानेफ्रीडियम है उसका जो इंटीरियर है वो इधर आ रहा है। इसी तरह देखिए इसका जो इंटीरियर है वो अगले बॉक्स में जा रहा है। इसी तरह हर एक का जो इंटीरियर होता है वो अपने से अगले सेगमेंट के अंदर जाके खुल रहा होता है। देखिए कि इसका जो इंटीरियर है जिसे हम नेफ्रोस्टोम कहते हैं अपने से अगले सेगमेंट में गया है, अगले सेगमेंट की सफाई करेगा। अब ये पढ़ा तो बेसिकली इसी में है ना, सारा अपनी सफाई नहीं कर रहा, ये अपने से अगले सेगमेंट की सफाई कर रहा है। इसी तरह देखिए इधर के ये जो इधर सेगमेंट है इसका जो मेटानेफ्रीडिया है, मेटानेफ्रीडियम है, वो अपने वाले की सफाई नहीं कर रहा, अपने से जो अगले वाला है उसकी सफाई कर रहा है। इसी तरह ये चेन चलती रहती है आपस में। लें जी, इसमें मैकेनिज्म क्या है कि ये सीलोमिक फ्लूइड है आपके पास, और सीलोमिक फ्लूइड जो है यहाँ से इंटर होगा इस नेफ्रोस्टोम के थ्रू। ये जो मेटानेफ्रीडियम एक आपके सामने मैंने रखा हुआ है, मेटानेफ्रीडियम के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं यहाँ लिखे भी हुए हैं। सबसे पहले नेफ्रोस्टोम है, उसका इंटीरियर पहला सिरा, उसके बाद जो चीज़ आती है वो हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट है, कॉइल्ड ट्यूब भी जिसे कहते हैं, और तीसरे नंबर पे हमारे पास ब्लैडर आता है, और चौथे नंबर पे हमारे पास नेफ्रीडियोपोर आता है। हम इनको यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। पहले नंबर पे हमारे पास क्या है, नेफ्रोस्टोम। नंबर 2 पे हमारे पास कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। नंबर 3 पे ब्लैडर, और नंबर 4 पे नेफ्रीडियोपोर। ठीक है, तो ये 4 हमारे पास कंपोनेंट्स हैं आपके मेटानेफ्रीडियम के। मेटानेफ्रीडियम के ये 4 कंपोनेंट्स हैं इधर। ठीक है, नेफ्रोस्टोम, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ब्लैडर और नेफ्रीडियोपोर। तो ये आप देख रहे हैं डायग्राम में कि सबसे पहला पार्ट जो है वो नेफ्रोस्टोम है। नेफ्रोस्टोम ने क्या करना है, अपने से जो अगला सेगमेंट है वहाँ ये सारा सीलोमिक फ्लूइड पड़ा हुआ है, इसके अंदर इसके साल्ट्स हैं, वाटर हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल है। अब नेफ्रोस्टोम के अंदर आपको छोटे छोटे सीलिया नज़र आ रहे हैं, ये छोटे छोटे सीलिया, जैसे फ्लेम सेल में उधर सीलिया थे बिल्कुल इसी तरह इधर भी नेफ्रोस्टोम के अंदर सीलिया है। ये लेंगे, ये सीलिया इधर भी मूव करेंगे, इनकी बीटिंग से ये जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है ये ट्यूब्यूलर सिस्टम में चला जाएगा मेटानेफ्रीडियम के अंदर, और यहाँ से होता हुआ आ जाएगा इस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर। ये लें जी, नेफ्रोस्टोम से होता हुआ कहाँ चला गया, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में। अब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से होता हुआ ये जाएगा ब्लैडर में, और ब्लैडर से होता हुआ ये नेफ्रीडियोपोर, नेफ्रीडियोपोर से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। एक बात जो है बच्चे याद रखनी है कि मेटानेफ्रीडिया जो है अल्लाह ताला ने इसको एक गॉड गिफ्टेड चीज़, एडिशनल चीज़ दी है। हमने पहले बात की थी एवोल्यूशन की कि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो हमारे पास चीज़ें ज़्यादा मॉडिफाइड होती हुई आएंगी। अब इनके पास ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ कौन सी है, इनको अल्लाह ताला ने एक और चीज़ दी है। इनके इधर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के ऊपर होता है हमारे पास अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज। अच्छा, यहाँ इसका क्या फंक्शन है, यहाँ ब्लड वेसल्स का फंक्शन है कि यहाँ से ये रीअब्जॉर्प्शन का काम करेंगी। ये तो इसको फ़ायदा हो गया ना कि ये इधर क्या आ गई, ब्लड वेसल्स।
ठीक है। ब्लड वेसल्स इधर क्या काम करवाएंगी, रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन किस चीज़ की, कि जो वेस्ट मटेरियल इधर ब्लैडर की तरफ आ रहा है, तो ब्लैडर में पहुंचने से पहले कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर ही उसमें कोई वाटर रह गया है, साल्ट रह गया है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई है, तो इधर कलेक्टिंग जो हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, ये क्या करेंगे, इसको रीअब्जॉर्ब कर लेंगी। रीअब्जॉर्ब करके उसको बॉडी का हिस्सा बनाएंगे। तो ये इधर ये इसके पास एक एक्स्ट्रा फीचर है। ब्लड वेसल्स नेटवर्क। ठीक है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के ऊपर जो है ये सारा एक नेटवर्क होता है हमारे पास। किस चीज के लिए होता है ये, रीअब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन के लिए काम करेगा। ले जी, यहाँ पे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर रीअब्जॉर्प्शन भी होगी, तो जो बिल्कुल वेस्ट मटेरियल है इधर ब्लैडर के अंदर आ जाएगा, और जो बिल्कुल वेस्ट मटेरियल है ब्लैडर के अंदर थोड़ी देर स्टोरेज भी हो सकती है, उसके बाद नेफ्रिडियोपोर के थ्रू यहाँ से बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये सिंपल मैकेनिज्म है हमारे पास अर्थवर्म के अंदर। मज़ीद डिटेल्स के लिए मैं ये एक मेटानेफ्रीडियम निकाल के आपके सामने रखा है, यहाँ से भी मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ये देखें, ये पोर्शन जो है इसका, ये आपके सामने है नेफ्रोस्टोम। ठीक है, पहला हिस्सा नेफ्रोस्टोम। तो नेफ्रोस्टोम के अंदर ये क्या है, सीलिया। ठीक है, अब ये जो इधर ट्यूब लाइक पोर्शन है, ट्यूब्यूलर कोइल्ड हुआ, इस पोर्शन को मैं नाम दूंगा ये वाला कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। अच्छा जी, ये होगी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, कोइल्ड हुई है। तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आगे जाती है, आपको एक स्वोलन सा यानी फूला हुआ पोर्शन नजर आ रहा है, इसका नाम है ब्लैडर। ठीक है, और ब्लैडर के बाद ये एक आपको और सुराख नजर आ रहा है जिसको हम कहते हैं नेफ्रिडियोपोर। ठीक है, एक्सक्रीटरी पोर भी इसको कहते हैं, नेफ्रिडियोपोर को। एक्सक्रीटरी पोर, जहाँ से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। और इसी तरह ये इसके ऊपर आपके पास नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स फॉर रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल एक मैकेनिज्म था एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म के अंदर, के अर्थवर्म के अंदर एक्सक्रीशन किस तरह होती है। तो बिल्कुल ही सिंपल है। अगर इसको वन लाइन के अंदर हम ड्रा करें, तो मेरे पास जगह नहीं है इधर, चलो हम ऐसे करते हैं, इसको मैं थोड़ी देर के लिए रिप्लेस करता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास सिलोमिक फ्लूइड है ना, जहाँ से उठाएगा चीज़ों को, इधर हम लिख देते हैं सिलोमिक फ्लूइड। ठीक है, नंबर 1 पे लें जी। इससे आगे चलें तो हमारे पास क्या है, नेफ्रोस्टोम। नंबर 2 पे नेफ्रोस्टोम। नेफ्रोस्टोम के बाद कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ठीक है, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के बाद ब्लैडर। ठीक है, और ब्लैडर के बाद नेफ्रिडियोपोर। ठीक है, यहाँ पे एंड बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के ऊपर आपने यहाँ मेंशन करना है ब्लड वेसल्स भी। ठीक है, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम एक्सक्रीशन इन काकरोच के अंदर। काकरोच के अंदर एक्सक्रीशन किस तरह होती है। काकरोच और ज़्यादा मॉडिफाई हो गया है नेचर ने, अल्लाह ताला ने इसको
और ज़्यादा जो है अच्छे से गॉड गिफ्टेड यानी अच्छी चीज़ें दे दी हैं। ये इसने वक्त के साथ साथ इसको पता था पानी की शॉर्टेज भी हो सकती है, तो पानी की शॉर्टेज की वजह से इसने अपने आप को इस तरह मॉडिफाई किया कि इसको पानी कम भी मिले तो ये गुजारा कर सके। ले जी, ये बहुत ही सिंपल है। देखिए ज़रा इधर कि इसके अंदर जो एक्सक्रीटरी यूनिट है वो है मालपीचियन ट्यूब्यूल। मालपीचियन ट्यूब्यूल सबसे पहले प्रोटोनेफ्रीडिया, फिर मेटानेफ्रीडिया और इधर मालपीचियन ट्यूब्यूल। अब इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो फिलेटेड है डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, यानी यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम और उसके साथ एक्सक्रीटरी सिस्टम दोनों मिल के काम करते हैं। किस तरह कि ये देखें, इधर मैंने लिखा हुआ है गट, ठीक है। गट मीन के ये इसकी सारी इंटेस्टाइन, स्टमक वगैरह इधर पड़ा हुआ है, और इसी गट के अंदर ही ये आप देख रहे हैं इसका एक आपको फूल लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। एक्चुअली ये है हमारे पास मालपीचियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये डिफरेंट्स होती हैं, डिफरेंट्स हमारे पास इंसेक्ट्स के अंदर इनकी जो स्ट्रेंथ है वो होती है नंबर ऑफ मालपीचियन ट्यूब्यूल्स 15 to 30, ठीक है, वेरी करती है ये। अच्छा जी, हम अपनी आसानी के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसको कैटेगराइज करते हैं। ये हमारे पास जो पोर्शन है यहाँ से लेके स्टार्ट से लेके यहाँ तक, ये है हमारे पास 4 गट, ठीक है। गट के साथ है ना, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे 4 गट। और ये जो मिड वाला है इसको हम नाम देंगे मिड गट। ये हो गया मिड गट, ठीक है। और ये जो लास्ट वन रह गया है इसका नाम है हाइंड गट, ठीक है। अब इसमें मैकेनिज्म क्या है कि सबसे पहले गौर से देखना है, इधर ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है और मिड गट के अंदर इसका ये एक्सक्रीटरी सिस्टम पड़ा हुआ है मालपीचियन ट्यूब्यूल्स। अब होगा क्या कि हमें पता है कि इसका जो वेस्ट मटेरियल है किस फॉर्म में होता है, हीमोलिम्फ की फॉर्म में। ये हीमोलिम्फ है इधर, ठीक है। अब ये जो हमारे पास मालपीचियन ट्यूब्यूल्स हैं इनके जो एक्सटेंड हुए सिरे हैं वो सीधे निकल रहे होते हैं जाके किसमें, हीमोलिम्फ के अंदर, साइनस जिसे कहते हैं वहां। ले जी, अब होगा क्या कि ये इसका वेस्ट मटेरियल है, ये वेस्ट मटेरियल पड़ा है इसमें, इसका वेस्ट मटेरियल होगा हीमोलिम्फ, ये सारा इधर। अब होगा क्या कि ये जो वेस्ट मटेरियल है यहाँ से मालपीचियन ट्यूब्यूल्स के सिरे से, इनकी ट्यूब्यूल से, इनको हम नाम देते हैं ल्यूमन। अब यहाँ से होता हुआ चला जाएगा मिड गट के अंदर, ठीक है। मिड गट से मालपीचियन ट्यूब्यूल्स, और यहाँ से ये वेस्ट मटेरियल होता हुआ आगे आ जाएगा हमारे पास हाइंड गट के अंदर। हाइंड गट के अंदर आ गया। हाइंड गट का लास्ट पोर्शन जो है जिसे हम कहते हैं रेक्टियम, जब ये यहाँ आएगा तो यहाँ होगी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मोस्टली। जब वाटर यहाँ से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा तो इसमें मैक्सिमम जो पीछे चीज रह जाएगी वो होगी वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल किस फॉर्म में होगा, यूरिक एसिड की फॉर्म में। पानी बिल्कुल जो है वो सारा रीअब्जॉर्ब कर लिया गया है, इनके पास पानी पहले भी नहीं होता, तो ये सॉलिड फॉर्म में होगा, क्रिस्टल्स की फॉर्म में यूरिक एसिड बिल्कुल जो होगा। अच्छा जी, ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल मैकेनिज्म था एक्सक्रीशन इन कॉकरोच के अंदर। फिर देखें एक दफ़ा कि इसके जो हमारे पास 3 पोर्शन है, फोर गट, मिड गट, हाइंड गट। जो मालपीचियन ट्यूब्यूल्स है मिड गट के अंदर पड़ी हैं, मिड गट में से वो क्या करेंगी, हीमोलिम्फ में से वो वेस्ट प्रोडक्ट को, वेस्ट मटेरियल को ल्यूमन के थ्रू, जो ट्यूब्यूल्स की ल्यूमन होती हैं उसके थ्रू जो है वो अब्जॉर्ब करेंगी। अब्जॉर्ब करके उसको मिड गट के थ्रू वो हाइंड गट की तरफ ले जाएंगी। ये देखें यहाँ से इधर मिड गट से हाइंड गट की तरफ, हाइंड गट से रेक्टियम में, और रेक्टियम से बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाएगा एनल के थ्रू। और ये किस फॉर्म में होगा, सॉलिड यूरिक एसिड की फॉर्म में। तो ये अडॉप्टेशन है हमारे पास के अक्यूट शॉर्टेज सप्लाई ऑफ वाटर के अंदर भी ये ऑर्गेनिज्म जो है सर्वाइव कर सकते हैं। और इसकी जो हमारे पास
और भी खूबी है, वो क्या कि इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम अफिलिएटेड है डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। ठीक है, ये लें जी बेटे, ये आपका टॉपिक था आज का, बिल्कुल ही सिंपल था। डायग्राम इसमें इंपॉर्टेंट थी, डायग्राम के ऊपर आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से देखना है इसको। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।